हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक सच्ची घटना पर आधारित हॉरर मूवी, जिसमें हम एक लड़की को देखेंगे। लड़की को एक शैतान ने अपने बस में कर लिया है और जब प्रेस्ट उसका एग्जॉर्सिज्म करते हैं तो हर बार एग्जॉर्सिज्म फेल हो जाता है और हर एग्जॉर्सिज्म के बाद उस लड़की की हालत बदतर होती जाती है। तो दोस्तों मूवी काफी इंटरेस्टेड है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मूवी की शुरुआत में हमें फादर जोसेफ को दिखाया जाता है। वो एक कमरे से बाहर आते हैं, उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा होता है। थोड़ी देर बाद फादर दोबारा उस कमरे में जब जाते हैं तो हम देखते हैं एक लड़की दौड़कर दीवालों पर चढ़ जाती है और इसी के साथ सीन कट हो जाता है और हमें एक महीने पहले का सीन दिखाया जाता है और समय होता है अक्टूबर 1928 का और हम फादर जोसेफ को चर्च में स्पीच देते हुए सुनते हैं, जहां वो लोगों का धन्यवाद करते हैं और बोलते हैं इस दुख की घड़ी में वो लोग उनके साथ खड़े थे। तो बात है कि कुछ दिन पहले ही फादर जोसेफ के भाई का निधन हो गया और जिसकी वजह से फादर जोसेफ काफी दुखी होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जब वो अपने कमरे में बैठे होते हैं तो उनसे मिलने बिशप आते हैं। तो बिशप फादर जोसेफ को एक फाइल देते हैं जो एमा नाम की लड़की का होता है और फादर जोसेफ से बोलते हैं कि एमा को बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर हैं, लेकिन कई डॉक्टरों ने उसका इलाज किया लेकिन एमा तब भी ठीक नहीं हुई। लेकिन जब एमा ने चर्च से संपर्क किया तो चर्च ने डिसाइड किया उसका एक्सोर्सिज्म करने के लिए। तो फादर जोसेफ बिशप से पूछते हैं क्या एक्सोर्सिज्म उन्हें करना होगा। तो बिशप बोलते हैं नहीं, उन्हें सिर्फ एक्सोर्सिज्म में असिस्ट करना होगा। एक्सोर्सिज्म तो फादर थियोपिलस करेंगे जो काफी एक्सपीरियंस हैं। लेकिन फादर थियोपिलस ने तुम्हारे चर्च का नाम सजेस्ट किया है, वो चाहते हैं कि एमा का एक्सोर्सिज्म यहाँ किया जाए। अब बिशप एमा की फाइल फादर जोसेफ को देकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन फादर जोसेफ को ऐसा लगता था कि एमा को एक्सोर्सिज्म की नहीं मेडिकल सपोर्ट की जरूरत है। तो फादर जोसेफ एमा की फाइल को ध्यान से पढ़ते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एमा को फादर जोसेफ के चर्च लाया जाता है और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं अब फादर थियोपिलस भी चर्च में आ चुके हैं। तो फादर जोसेफ उनसे मिलते हैं और उनका स्वागत करते हैं। तो फादर जोसेफ फादर थियोपिलस को लेकर मदर सुपीरियर के पास जाते हैं और मदर सुपीरियर फादर थियोपिलस से बोलती है मैंने भी एमा की फाइल चेक की और मुझे लगता है उसे एक्सोर्सिज्म की जरूरत है। अब वो तीनों लोग मिलकर उसके एक्सोर्सिज्म के बारे में बात करते हैं। तो फादर थियोपिलस बोलते हैं उन्हें 3 लोगों की जरूरत होगी। एक्सोर्सिज्म के दौरान कमरे में फादर जोसेफ वहाँ होने वाली घटनाओं को अपनी भाषा में नोट करेंगे ताकि जरूरत पड़ने पर सारे एविडेंस वो लोग वेटिकन को दिखा सकें। अभी वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे, तभी हम देखते हैं सिस्टर रोज घबराई हुई आती है और फादर जोसेफ से बोलती है कि एमा खाना नहीं खा रही। जब मैं उसे खाना देने गई तो उसने मुझ पर हमला कर दिया। तो फादर जोसेफ खुद एमा के कमरे में जाते हैं और एमा से बात करते हैं। तो देखते हैं कि वहाँ फर्श पर कई सारे लेटर बिखरे होते हैं। तो फादर जोसेफ उन लेटर्स को उठाते हैं और एमा से बोलते हैं कि क्या ये लेटर आपने लिखा है। तो एमा बोलती है हाँ, उसने ये लेटर अपनी माँ के लिए लिखा है। तो फादर जोसेफ पूछते हैं क्या वो अपनी माँ से मिलना चाहेगी। तो एमा बोलती है उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। अब फादर एमा से बात करके बाहर आते हैं। उन्हें लगता है कि एमा तो ठीक है। अब फादर जोसेफ फादर थियोपिलस के रूम में जाते हैं और उनसे एमा के बारे में बात करते हैं। तो थियोपिलस बोलते हैं कि एक्सोर्सिज्म के दौरान हमें एमा के हाथ पैर बांधने होंगे। तो फादर जोसेफ बोलते हैं उन्हें ऐसा नहीं लगता, उन्हें अभी भी लगता है कि एमा को किसी डॉक्टर की जरूरत है। अब फादर थियोपिलस फादर जोसेफ से बोलते हैं अगर 100 लोग चर्च को एक्सोर्सिज्म के लिए कांटेक्ट करते हैं तो उनमें 99% लोगों को एक्सोर्सिज्म की जरूरत नहीं होती, लेकिन एमा का केस दूसरा है, वो एक डीमन के बस में है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दूसरे दिन अब वो लोग एमा का एक्सोर्सिज्म शुरू करते हैं। आज उसके एक्सोर्सिज्म का पहला दिन होता है। अब हम देखते हैं एक्सोर्सिज्म के दौरान एमा चीखती चिल्लाती है और थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाती है। तो फादर को एक्सोर्सिज्म रोकना पड़ता है। अब हम देखते हैं एक्सोर्सिज्म खत्म होने के बाद चर्च की कुछ सिस्टर्स रोज से मिलने आती हैं और उससे पूछती हैं कि आखिर आज हुआ क्या। उनको देखकर ऐसा लग रहा था सब के सब डरे हुए
हुए थे एमा को केस को लेकर, तो रोज उनको बोलती है कि आज सब कुछ नॉर्मल था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दूसरे दिन का एग्जॉर्सिज्म शुरू होता है। अब एमा के अंदर का डीमन बोलता है तुम सब पापी हो, क्या अपने पाप को याद करोगे। वही हम देखते हैं एमा अब अपना गर्दन मोड़ने लगती है, तो सिस्टर रोज आगे बढ़कर एमा को पकड़ती है। तो एमा सिस्टर रोज के बाल पकड़ लेती है और इतना जोर से खींचती है कि सिस्टर रोज के बाल उसके स्कल के साथ उखड़कर बाहर आ जाते हैं और इस वजह से दूसरे दिन का भी एग्जॉर्सिज्म रोक दिया जाता है। तो सिस्टर रोज को डॉक्टर के पास ले जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए और वहीं दूसरी तरफ फादर जोसेफ मदर सुपीरियर से मिलते हैं और सिस्टर रोज को लगी हुई चोट के बारे में बताते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं और तीसरे दिन का एग्जॉर्सिज्म शुरू होता है। आज सिस्टर रोज की जगह पर दूसरी सिस्टर होती है और हम देखते हैं वो पहले से काफी डरी हुई होती है। इधर हम देखते हैं फादर ने आज एमा के दोनों हाथ बेड से बांध दिए थे ताकि एमा आज किसी को नुकसान न पहुंचा सके। अब हम देखते हैं एग्जॉर्सिज्म के दौरान डीमन सबको डराता है। हम देखते हैं कमरे में रखी हुई सामान इधर उधर होने लगते हैं। अब एमा जोर से चीखती है और अपने गर्दन को मोड़ लेती है। हम देखते हैं उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। तो फादर को आज भी एग्जॉर्सिज्म यही रोकना पड़ता है। अब हम देखते हैं रात में जब फादर जोसेफ सो रहे होते हैं तो किसी आहट से उनकी नींद खुल जाती है और वो अपने कमरे में किसी के गुर्राने की आवाज सुनते हैं। हालांकि वो चारों तरफ देखते हैं कमरे में कोई नहीं होता। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आज एग्जॉर्सिज्म का चौथा दिन होता है। अब एग्जॉर्सिज्म के दौरान एमा फादर जोसेफ से पूछती है उसका भाई कैसा है, यानी कि फादर जोसेफ के मरे हुए भाई के बारे में बात कर रही थी। तो फादर थियोपिलस अपने हाथ में रखा हुआ क्रॉस एमा के सर पर रखते हैं। अब डीमन चीखता है तो थियोपिलस उसका नाम पूछते हैं। हालांकि डीमन अपना नाम मीना बताता है और उसके बाद फादर उससे पूछते हैं कि तुम इस बच्ची को परेशान क्यों कर रहे हो। तो हम देखते हैं एमा वोमिटिंग करने लगती है और उसके वोमिटिंग में मांस का टुकड़ा भी होता है। तो चौथे दिन का एग्जॉर्सिज्म यही अब रुक जाता है और हम देखते हैं रिचुअल खत्म होने के बाद फादर जोसेफ काफी डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि डीमन ने उनके भाई का नाम लिया था। इसके बाद हम देखते हैं फादर जोसेफ खाना लेकर एमा के रूम में जाते हैं। तो देखते हैं एमा अभी सो रही होती है लेकिन उसके टेबल पर कुछ पर्चियां रखी थी, यानी कि कुछ नोट्स जो एमा ने लिखे थे और उस पर्ची पर लिखा था अगर मैं उसको तुम्हारे हवाले कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे। तो फादर जोसेफ वो पर्ची अपने पास रख लेते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और अब देखते हैं अगले एग्जॉर्सिज्म के दौरान वो डीमन बोलता है कि मैं इस लड़की को मार दूंगा। तो फादर थियोपिलस उससे दोबारा पूछते हैं आखिर तुम कौन हो, लेकिन डीमन अपना नाम नहीं बताता क्योंकि फादर को लग रहा था कि वो डीमन उन्हें गुमराह कर रहा है। तभी हम देखते हैं कमरे की लाइटें फ्लिकर होने लगती हैं और वो डीमन गुर्राता है और जिस चारपाई पर एमा को बांध रखा था उस चारपाई को तोड़ देता है। जब सिस्टर एमा की हेल्प के लिए आगे बढ़ती है तो उसके हाथ को कुचल देता है। तो इस वजह से फादर को आज का भी एग्जॉर्सिज्म रोकना पड़ता है। अब हम देखते हैं फादर जोसेफ फादर थियोपिलस से मिलने जाते हैं और बोलते हैं दो नन घायल हो चुकी हैं और मैं नहीं चाहता किसी और को चोट लगे और मुझे अब भी पूरा विश्वास है हमें एमा के लिए किसी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो फादर थियोपिलस बोलते हैं ये मानसिक बीमारी नहीं, ये डीमन का काम है और अगर आप ऐसे ही बार बार बीमारी बोलते रहे तो लड़की मारी जाएगी। तो फादर जोसेफ बोलते हैं आखिर आपको इतना विश्वास क्यों है, जो कुछ हो रहा है वो डीमन की वजह से है। तो फादर थियोपिलस बोलते हैं मैंने एमा का एग्जॉर्सिज्म बहुत पहले किया था जब एमा छोटी थी और उस समय मैं भी नया एग्जॉर्सिस्ट था और मेरे पास एक्सपीरियंस की कमी थी और बाद में एमा को एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया और मुझे समय समय पर चिट्ठी मिलती रही कि एमा अब ठीक है। और जब एमा की माँ की मौत हुई तो उसके बाद एमा कमजोर पड़ गई और वो डीमन इसी समय का इंतजार कर रहा था और वो दोबारा एमा पर हावी हो गया। तो फादर जोसेफ पूछते हैं आखिर एमा ही क्यों। तो फादर थियोपिलस बोलते हैं एमा एक सेंसिटिव लड़की है और ऐसे लोग डीमन की पहली पसंद होते हैं। अब फादर जोसेफ दोबारा जाकर एमा की फाइल चेक करते हैं तो उन्हें एक पेज मिलता है जिसमें लिखा था कि एमा के फादर और उसके माँ की बहन के बीच में गलत रिश्ता था और वो दोनों मिलकर
ब्लैक मैजिक किया हुआ खाना एमा को बचपन में खिलाते थे। अब अगले दिन हम देखते हैं वे सब फादर जोसेफ से मिलने आते हैं और एमा का हाल पूछते हैं। तो फादर जोसेफ बोलते हैं एमा की हालत पहले से भी अब बुरी है, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी डॉक्टर के सलाह की जरूरत है, क्योंकि फादर जोसेफ अब समझ चुके थे ये किसी डीमन का ही काम है। अब हम देखते हैं रात में जब मदर सुपीरियर प्रे कर रही होती हैं, तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम फादर थियोफिलस को देखते हैं, वो अपने कमरे में होते हैं। वो देखते हैं कमरे के दरवाजे पर एक काली साया को, जो उनसे बोलती है वो बच्ची को मार देगी। वहीं दूसरी तरफ हम सिस्टर रोज को देखते हैं, जो अपने कमरे में होती है और जब शीशे के सामने खड़ी होती है तो उसके देखने से शीशा टूट जाता है। अब डीमन चर्च में सब लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया था। अब हम देखते हैं फादर जोसेफ को। फादर को उनके रूम में एमा दिखती है, वो डर जाते हैं और तभी एकाएक फादर के हाथ में अजीब सी हलचल होने लगती है। तो वो चाकू उठाते हैं और अपने हाथ को ही फाड़ने लगते हैं। और अब एक सिस्टर फादर को आकर बताती है एमा अपने कमरे से गायब हो गई है। तो सब लोग एमा को ढूंढने लगते हैं और जब फादर जोसेफ खाने में जाते हैं तो उन्हें वहाँ एमा बेहोशी की हालत में मिलती है। और फादर जोसेफ की आवाज सुनकर वहाँ चर्च के बाकी लोग भी आ जाते हैं। तो फादर थियोफिलस अपना एक्सोर्सिज्म वही शुरू कर देते हैं। सब लोग एमा को पकड़ लेते हैं और वही फादर थियोफिलस को ये भी पता चल जाता है कि एमा के अंदर डीमन के अलावा उसके फादर की आत्मा और उसके माँ की बहन मीना की आत्मा थी। और यही वजह है कुछ दिन पहले एक्सोर्सिज्म के दौरान एमा ने मीना का नाम लिया था। तो फादर इस बार तीनों का नाम लेकर एक्सोर्सिज्म करते हैं, लेकिन वो डीमन इतना ताकतवर था कि उसके प्रभाव से चर्च की दीवारें भी क्रैक होने लगती हैं। अब वो डीमन एमा की हालत को और बदतर कर रहा था। तो फादर थियोफिलस अपना क्रॉस एमा के हाथ में दे देते हैं और इधर फादर जोसेफ भी लगातार एक्सोर्सिज्म कर रहे थे। अब हम देखते हैं वो डीमन एमा को छोड़कर चला जाता है, क्योंकि एमा अब बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। और उसको ऐसा देखकर फादर थियोफिलस रोने लगते हैं। एक खुशी के आंसू थे, क्योंकि वो जानते थे एमा मौत के मुंह से वापस आई है। और मूवी के लास्ट में हमें बताया जाता है कि इसके बाद एमा नॉर्मल लाइफ जीने लगी थी। और साथ ही इस केस के बाद फादर थियोफिलस और फादर जोसेफ दोनों काफी पॉपुलर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये था द रिचुअल मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।